एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। बीएसए की टीम 14 करेगी स्कूलों के शैक्षिक स्तर की जांच। परिषदीय विद्यालयों का तेजी से हो सकेगा विकास। टीईटी से वंचित हो सकते हैं हजारों की संख्या में अभ्यर्थी। यूपी टेट की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हो तो पहले इन चीज़ों को कर लो अच्छे से तैयार। अगर हो गई भूल तो होगा बड़ा नुकसान। महिला कार्मिकों को पदोन्नति के लिए देनी होगी लिखित परीक्षा। परिषदीय विद्यालयों में जनवरी से पहले तैयार होंगी स्मार्ट क्लास। डीएलएड में नंबर बढ़ाने के लिए रुपए के लेन देन का वीडियो वायरल। फर्जी डिग्री लगाने वाली शिक्षिका को जेल। नौकरियों में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों का आयु सीमा में छूट दी जाए। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। बेसिक शिक्षा के गांव के परिषदीय स्कूलों को ऑपरेशन कायाकल्प से संवारा जा रहा है। शहरी स्कूलों के लिए योजना बनी, लेकिन नगर पालिका ने रुचि नहीं दिखाई। नगर पालिका ने सिर्फ परिषद से संचालित स्कूलों को संवारने पर बजट खर्च किया। बेसिक शिक्षा के शहरी स्कूलों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। अब जैनस इनिशिएटिव एवं रोटरी क्लब गोंडा ग्रीन ने शहरी क्षेत्र के 28 स्कूलों को संवारने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। संस्था की ओर से टाउन हॉल में रविवार को एक कार्यक्रम में ऐलान किया गया और मौजूदा बीएसए को इसका प्रस्ताव सौंपा। बीएसए जयप्रताप सिंह ने कहा कि संस्थाओं के आगे आने से स्कूलों में संसाधन का विस्तार होगा। बेसिक शिक्षा के शहरी स्कूलों में संसाधन न होने से पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। अब इन स्कूलों में संस्थाओं और सामाजिक व्यक्तियों की भूमिका अहम है। जैनस इनिशिएटिव एवं रोटरी क्लब गोंडा ग्रीन की पहल कारगर सिद्ध होगी। इससे शहरी सरकारी स्कूलों में बेहतर संसाधन हो तो निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। संस्था की ओर से स्वच्छता जागरूकता एवं निःशुल्क हाइजीन किट नगर के प्राथमिक स्कूलों से आए 250 बच्चों को वितरण किया। इस दौरान 19 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। जैनस इनिशिएटिव की संस्थापक डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि बच्चों को स्वस्थ व स्वच्छ रखने के लिए उन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता की महत्ता के बारे में सिखाना जरूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता बच्चों को न केवल साफ रहने में मदद करती है बल्कि संक्रामक रोगों के प्रसार को रोक सकती है। बच्चों को साफ सफाई को लेकर अच्छी व बुरी आदतों का ज्ञान नहीं होता, लेकिन समझाने व सिखाने पर जल्दी इन आदतों को अपना लेते हैं। बीएसए की टीम 14 करेगी स्कूलों के शैक्षिक स्तर की जांच। परिषदीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए अब विभाग का पूरा फोकस है। स्कूलों के निरीक्षण में बच्चों में शैक्षिक स्तर न्यून मिल रहा है। मंडलायुक्त ने भी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए कक्षावार प्रश्नोत्तरी तैयार कर बच्चों को उनकी कक्षा के अनुसार पारंगत करना है। बीएसए ने इसके लिए 100 प्रश्नों का एक प्रश्नोत्तर तैयार कर सभी स्कूलों को भेजा गया है। अब इसका स्कूलों में कितना पालन कराया जा रहा है, शैक्षिक स्तर में कोई सुधार हो रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए बीएसए डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने 14 टीमों को गठित किया है। यह टीमें स्कूल को फोन करके निर्धारित बिंदुओं पर जानकारी लेंगे और गूगल शीट पर इसको भरेंगे। इससे स्कूलों की रैंकिंग भी तैयार हो जाएगी। बीएसए डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने बताया कि परिषदीय स्कूलों में अब शिक्षकों की कमी नहीं है, बच्चे भी आ रहे हैं। अब पूरा फोकस बच्चों की शिक्षा का स्तर ऊंचा करना है। वहीं कोरोना काल में जो पाठ्यक्रम छूट गया था उसको पूरा कराने के लिए मंडलायुक्त के निर्देश पर एक प्रश्नोत्तरी तैयार कराई गई। यह प्रश्नोत्तरी कक्षावार तैयार की गई है। इसमें कक्षावार प्रश्नों को शामिल किया गया है। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि कक्षावार दी गई प्रश्नोत्तरी के अनुसार बच्चों को प्रश्न उत्तर तैयार कराएं, लेकिन निरीक्षण के दौरान स्कूलों में शैक्षिक स्तर न्यून मिल रहा है।
इसलिए अब हर स्कूल की मॉनिटरिंग कराई जाएगी। इसके लिए एक टीम तैयार की गई है। यह टीम स्कूलों को फोन करके निर्धारित बिंदुओं पर जानकारी लेगी। इसमें स्कूल में टाइम टेबल बना है या नहीं, प्रार्थना सभा हो रही है या नहीं, प्रश्नोत्तरी तैयार कराई गई है या नहीं, स्कूल में घंटी बजती है या नहीं, अंतिम क्लास में खेलकूद शारीरिक शिक्षा गतिविधियां कराई जा रही हैं या नहीं। शिक्षक जो जवाब देंगे उसको गूगल शीट पर भरा जाएगा। जो टीम बनाई गई हो उसमें कंप्यूटर अनुदेशक, ARP, DC ट्रेनिंग शामिल है। टीम के लोग प्रतिदिन 40 स्कूलों की समीक्षा करेंगे। परिषदीय विद्यालयों को तेजी से हो सकेगा विकास, केंद्रीय वित्त की धनराशि भी कर सकेंगे खर्च, DM विजय किरण आनंद। गोरखपुर में अब ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों का और तेजी से विकास हो सकेगा। इन विद्यालयों के विकास पर राज्य वित्त के साथ ही केंद्रीय वित्त की धनराशि का भी प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा सकेगा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय की ओर से इसकी अनुमति दे दी गई है। यूपी के महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी जिला प्रशासन को केंद्रीय वित्त का उपयोग कर स्कूलों का विकास कार्य जल्द पूरा करने को कहा है। जिले में मार्च 2022 तक विद्यालयों का काम पूरा किया जाना है। इमारतों की जर्जर स्थिति व जरूरी सुविधाएं नहीं हो पाने की वजह से परिषदीय विद्यालयों में लोग अपने बच्चों का प्रवेश नहीं कराना चाहते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय स्कूलों की दशा में सुधार की दिशा में कई प्रयास शुरू किए। इसी क्रम में ग्राम पंचायत निधि से स्कूलों की दशा सुधारने का निर्देश दिया गया। नतीजा यह रहा कि राज्य वित्त से स्कूलों के मरम्मत के कार्य कराने का जो सिलसिला शुरू हुआ वह धीरे धीरे स्कूलों में टाइल्स, मेज कुर्सी, आकर्षक व जागरूकता वाली पेंटिंग कराने, छत, शौचालयों की मरम्मत आदि तक पहुंच गया है। DM विजय किरण आनंद ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों के विकास के लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यालयों में विकास कार्य तेजी से हो सकें इसके लिए केंद्रीय वित्त की धनराशि का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करने की अनुमति मिली है। जिले में विद्यालयों के कायाकल्प का काम मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। यूपी टेट 2021 इस विश्वविद्यालय के B.Ed प्रथम वर्ष का परिणाम नहीं हुआ जारी। TET से वंचित हो सकते हैं हजारों की संख्या में अभ्यर्थी। जानिए क्या है मामला। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध B.Ed कॉलेजों का सत्र 2020-21 का प्रथम वर्ष का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। इस सत्र के तमाम छात्रों ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी TET 2021 का फॉर्म भरा है। 28 नवंबर को परीक्षा है। इसमें प्रवेश पत्र के साथ अंक पत्र की प्रति भी मांगी गई है। अभ्यर्थियों को डर है कि वह परीक्षा में शामिल होने से वंचित न हो जाएं। 2020-21 में B.Ed प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों ने द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र के तौर पर TET का फॉर्म भरा है। सचिव B.Ed के छात्र देवांश उपाध्याय का कहना है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र और किसी भी सेमेस्टर में निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति या प्रमाणित प्रति ले जाना होगा, जो कि प्रथम वर्ष का परिणाम न जारी होने से अभ्यर्थियों के पास नहीं है। 1200 रुपये फीस जमा करके फॉर्म भरा है। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हो गया है। परीक्षा से वंचित होना पड़ सकता है। B.Ed परिणाम न जारी होने से परीक्षा से वंचित होना पड़ सकता है। सेंट जॉन्स कॉलेज की छात्रा श्वेता जादौन, RBS कॉलेज के छात्र अमित सिंह, आचार्य ताराचंद शास्त्री महाविद्यालय एतमादपुर के छात्र आशुतोष शर्मा व छात्रा नूतन ने भी TET के लिए फॉर्म भरा है। इनको परिणाम का इंतजार है। B.Ed प्रथम वर्ष की परीक्षा कोरोना की वजह से नहीं हुई थी। छात्र छात्राओं को प्रोन्नत किया जाना है। 21,000 में महज 7,000 छात्रों की फीस जमा हुई। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अजय कृष्ण यादव ने कहा कि सत्र 2020-21 में B.Ed प्रथम वर्ष में 21,000 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। इसमें से महज 7,000 की ही फीस जमा है। जिन कॉलेजों की ओर से फीस जमा कर दी गई है उनके परिणाम जारी करने के निर्देश एजेंसी को दे दिए गए हैं। सोमवार तक परिणाम जारी कर दिया जाएगा। बाकी कॉलेजों के परिणाम फीस जमा होने के बाद जारी किए जाएंगे। यूपी टेट की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हो तो पहले इन चीज़ों को कर लो अच्छे से तैयार। अगर हो गई भूल तो होगा बड़ा नुकसान। यूपी में सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए लंबे समय से शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी TET का इंतजार किया जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा इसके लिए आवेदन प्रक्रिया खत्म कराकर परीक्षा की तारीख दे दी गई है। टेट 2021 प्रदेश भर में 28 नवंबर 2021 को आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी परीक्षा नियामक प्राधिकारी की अधिकृत वेबसाइट updled.gov.in पर जाकर उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी TET 2021 के लिए करीब 21 लाख युवाओं ने आवेदन किया था, जिसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर की परीक्षाओं के आवेदन शामिल हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखना है जरूरी। अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र और टेट के ऑनलाइन आवेदन में लगाई गई फोटो वाला पहचान पत्र अपने साथ
एग्जाम सेंटर ले जाना होगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड में दिए गए जरूरी दस्तावेजों की प्रतियां भी ले जानी होंगी। अभ्यर्थी अपने साथ मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या अन्य कोई गैजेट व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ लेकर न जाएं। इसके साथ ही अभ्यर्थी को चाहिए कि वो परीक्षा के दौरान कोरोना नियमों का पालन करें और मास्क पहनकर ही एग्जाम सेंटर जाएं। परीक्षा देते समय कोई गलती होने पर अपनी कॉपी में व्हाइटनर का इस्तेमाल ना करें। अगर ऐसा किया तो आपकी OMR सीट चेक नहीं की जाएगी और आपकी परीक्षा रद्द हो जाएगी। परीक्षा के खत्म होने के बाद अभ्यर्थी एग्जाम पेपर और आंसर शीट की कार्बन कॉपी अपने साथ घर ले जा सकते हैं। शिक्षकों को सैलरी देने के पैसे नहीं तो बंद कर दो स्कूल। हाईकोर्ट। पिछले कई महीनों से शिक्षकों को वेतन न दिए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निजी स्कूल को आड़े हाथ लिया। हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए स्कूल प्रबंधन से कहा कि टीचर्स को सैलरी न दे पा रहे हैं तो स्कूल बंद कर दीजिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब स्कूल की ओर से कहा गया कि टीचर्स को सैलरी देने के लिए फिलहाल पैसे नहीं हैं। जस्टिस राजीव सखधर और तलवंत सिंह की बेंच ने निजी स्कूल की ओर से एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए यह तीखी टिप्पणी की है। एकल पीठ ने इसी साल सितंबर में स्कूल प्रबंधन को टीचर्स को ब्याज सहित वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया था। सरकारी शिक्षा की कौन करेगा फिक्र, लगातार बिगड़ती चली जा रही हैं दशाएं। कागज पर विकास की मिसाल देखनी हो तो देश में प्राथमिक शिक्षा पर एक नज़र डाली जा सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट से पता चला है कि सभी राज्यों के लगभग 13,000 से अधिक गांव में स्कूल नहीं है। एक अन्य सर्वेक्षण के मुताबिक देहाती इलाकों में स्कूली बच्चों को सीखने का अनुकूल माहौल नहीं मिल पाता है। कई सरकारी स्कूलों में पर्याप्त संसाधन व सुविधाएं नहीं है तो कहीं न्यूनतम आवश्यक कमरे भी नहीं है। ग्रामीण इलाकों के कई स्कूल या तो बिना भवन के चल रहे हैं या खुले मैदान में। लगभग 1/3 स्कूलों में केवल एक अध्यापक ही सभी कक्षाओं को पढ़ाता है। इसके अलावा 50% से अधिक स्कूलों में जरूरत के मुताबिक फर्नीचर तक नहीं है। आंकड़े बताते हैं कक्षा 8 तक पहुंचते पहुंचते केवल 33% छात्र स्कूल में रह जाते हैं। इस हालत में स्कूलों की इस दशा का भी योगदान है। ठंडे बस्ते में डाल दिया गया शिक्षकों के विकास का मामला। पिछले 70 सालों में कई शिक्षा आयोगों ने अनेक सुधारों की सिफारिश की पर अमूमन उन्हें ताक पर रख दिया गया। राष्ट्रीय अध्यापक आयोगों 1983 से 85 द्वारा अध्यापकों के कल्याण के लिए जो भी सुझाव दिए गए उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इन दो अध्यापक आयोगों ने शिक्षा की गरिमा और पेशे के महत्व को बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए थे। पहले आयोग की 8 चुनी हुई अनुशंसाओं में से 5 का संबंध शिक्षकों के वेतन से है। दूसरे आयोग की 5 अनुशंसाओं में से 4 का संबंध वेतनमान, आवास सुविधा, चिकित्सा अवकाश आदि से है। प्राथमिक शिक्षक की जीवन दशाएं बिगड़ती चली जा रही हैं। समाज और राज्य उनकी गिनती अन्य क्षेत्र के पेशेवर कर्मियों की तरह करने को तैयार नहीं है। प्राथमिक शिक्षा के ऊपर नौकरशाही का दबदबा बेहद चिंताजनक मुद्दा है। देश के लगभग सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो चुकी है। पंचायतों के दायरे में प्राथमिक शिक्षा देने का अधिकार भी शामिल है। इसके तहत स्कूल के विकास और शिक्षकों के कार्यों की निगरानी विद्यालय शिक्षा समिति करती है। इसके बावजूद अनेक विद्यालयों में अब तक इस समिति का गठन नहीं हो पाया है। लगाया जाता है नॉन एजुकेशनल कार्यों में जिन विद्यालयों में शिक्षा समिति का गठन हुआ है वहां उसका राजनीतिकरण हो गया है। स्थानीय नेता आपसी मतभेदों को इन्हीं समितियों के माध्यम से भुनाते हैं। समिति की बैठकों में ही धन बल बाहुबल का प्रदर्शन किया जाता है। जब तब उनकी राजनीतिक सभाएं होती रहती हैं जिससे कक्षाएं नहीं लग पाती। शिक्षक के ऊपर ही इन सभाओं को संपन्न कराने की जिम्मेदारी होती है। वे न चाहते हुए भी इन जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। सुविधाओं का अभाव और उनकी बदतर हालत शिक्षकों की उदासीनता का कारण है। अनेक विद्यालयों में एक ही शिक्षक पर सभी कक्षाओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है। उनके ऊपर हमेशा दुधारी तलवार लटकती रहती है और कई बार उन्हें शिक्षणेतर कार्यों में लगा दिया जाता है। जनगणना हो, चुनाव हो या टीकाकरण अभियान, उन्हें जुटना पड़ता है। उनमें से कई जिलाधिकारी कार्यालयों में क्लर्की करने को मजबूर हैं। जब तब तबादला और वेतन भुगतान के लिए शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में कई दिनों का चक्कर और ज़्यादा परेशानी में डाल देता है। अगर वे वेतन के लिए भागदौड़ करते रहेंगे तो पढ़ाएगा कौन? खामियाजा आखिर में साधनहीन ग्रामीण छात्रों को ही उठाना पड़ेगा। पाठ्यक्रम निर्धारण में अध्यापकों की भागीदारी बेहद सीमित। शिक्षा का सही अर्थ है बच्चों को अनुभवों, प्रश्नों, निरीक्षण और अनुकरण के जरिए वातावरण को जानने के लिए प्रेरित करना। हमारे यहाँ घरों में यह काम 4-5 साल की उम्र तक बेहतर ढंग से होता है, लेकिन उसके बाद फिर समस्या आ जाती है। बच्चों की पीठ पर बस्ता ला दिया जाता है। इस वजह से वह बेमन से स्कूल आते हैं और जैसे ही मौका मिलता है पलायन कर जाते हैं। इसके लिए मौजूदा पाठ्यक्रम जिम्मेदार है। पाठ्यक्रम निर्धारण में अध्यापकों की भागीदारी बेहद सीमित है। ग्रामीण बच्चों के लिए यह नीरस और अप्रासंगिक है। इससे उनकी निजी तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। पाठ्यक्रम में जिस जीवन शैली का वर्णन होता है वह तो शहरी मध्यम वर्ग की जीवन शैली है जिसमें कई बार गांव के प्रति
हिकारत का भाव पैदा होता है। ऐसे ही पाठ्यक्रम के चलते कई बच्चे फेल हो जाते हैं, वह उनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और वातावरण से मेल नहीं खाता। पाठ्यक्रम में ग्रामीण परिवेश से जुड़ी जानकारियों का अभाव है। इसे तो समुदाय और आवश्यकताओं के आधार पर बालकों की रुचि के अनुसार लचीला और सीखने की स्थितियों से संबंधित होना चाहिए, ताकि उनकी जीवन शैली में आमूल परिवर्तन ना हो और ना ही उनके जीवन की लय भंग हो। अध्यापकों को छूट देनी चाहिए कि वे स्कूल के सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक परिवेश के किसी पहलू को पाठ्यक्रम के ढांचे में जोड़ सकें। इसके लिए हमें पाठ्यक्रम के प्रति अपनी अवधारणाओं को बदलकर शिक्षण की प्रगतिशील विधियों को खोजना होगा। नहीं हुआ शिक्षा सुधार का काम। दरअसल हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा से जुड़े मुद्दे ठीक से पहचाने नहीं जा सके। पहली बार 1960 तक सबको शिक्षित करने का लक्ष्य पूरा करने की आशा की गई थी, लेकिन पर्याप्त साधनों की कमी, जनसंख्या में भारी वृद्धि, लड़कियों की शिक्षा में रुकावटें, पिछड़े वर्ग के बच्चों की बहुसंख्या, लोगों की सामान्य गरीबी, माता पिता की निरक्षरता और उदासीनता जैसी बड़ी बड़ी दिक्कतों के कारण यह संभव न हो सका। ऐसी बात नहीं है कि शिक्षा सुधार का काम बिल्कुल ही नहीं हुआ। कई प्रदेशों में, विशेषकर दक्षिण के प्रांतों में, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम परवान चढ़े। विदेशी ऋण तथा अनुदान पर चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत प्राथमिक शिक्षा में बुनियादी तब्दीली लाने की कोशिशें की गई, पर विकास के रास्ते में आने वाली तमाम कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया गया। जिन परिस्थितियों में प्राथमिक शिक्षकों को काम करना पड़ता है, उनकी पूरी पड़ताल नहीं की गई। शिक्षकों को सीधे इस कार्यक्रम से नहीं जोड़ा जा सका। इस मामले में अपवाद के तौर पर कुछ उदाहरण हैं जहां शिक्षक पाठ्यक्रम निर्धारण में सलाहकार का काम करते हैं। हिंदी भाषी राज्यों की स्थिति ज़्यादा खराब है। इन राज्यों में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े बिंदुओं को अब तक छुआ ही नहीं है। राजस्थान में घुमंतू जनजातियों के लिए सचल विद्यालय, बिहार में चरवाहा विद्यालय, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना, मध्य प्रदेश में आश्रम स्कूल, झारखंड में पोटा प्रयोग तथा नवोदय विद्यालय आदि योजनाओं की शुरुआत तो की गई, लेकिन झारखंड के पोटा प्रयोग को छोड़कर कोई भी कारगर साबित नहीं हो सकी। इस मामले में विकेंद्रीकरण का सिद्धांत बेकार साबित हुआ है। विकेंद्रीकरण ढांचे के निर्माण में शिक्षक से बढ़कर किसी और की भूमिका नहीं हो सकती, पर उसकी उपेक्षा की जाती रही है। ध्यान रहे कि अध्यापक के विचार और उसकी अवधारणाएं शिक्षा की प्रक्रिया को सार्थक और उपयोगी बनाने में सहायक भी हो सकती हैं और बाधक भी। सहारनपुर स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर के सभी 45 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाई जानी है। इसकी घोषणा कई माह पहले हो चुकी है। हकीकत यह है कि जिन 20 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाने का कार्य 10 माह पहले शुरू हुआ था, वहां भी अभी तक स्मार्ट क्लास नहीं बनी है। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने जनवरी से पहले तक सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास तैयार करने का लक्ष्य रखा है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर की कई जन सुविधाओं को भी स्मार्ट बनाना है। इसमें सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित कई कार्य शामिल हैं। नगर निगम ने करीब 10 माह पहले शहर के 20 विद्यालयों, जिनमें माध्यमिक विद्यालय भी शामिल हैं, में स्मार्ट क्लास बनने का काम शुरू किया था। इसका शुभारंभ जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया था, मगर अभी तक उक्त 20 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। बीते दिनों स्मार्ट सिटी के CEO नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने शहर में स्थित सभी परिषदीय विद्यालयों में एक एक स्मार्ट क्लास बनाने की बात कही थी। अभी तक उनमें कार्य शुरू नहीं हो सका है। अब उच्च अधिकारियों से पड़ रहे दबाव के बाद स्मार्ट सिटी के अधिकारी स्मार्ट क्लास पर जोर दे रहे हैं। जनवरी 2022 से पहले सभी परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर 2021 में स्मार्ट क्लास बनकर तैयार होगी। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।